हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रेया गुप्ता. आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी एट सांकला क्लासेस. बच्चे, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सबने लास्ट के 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझे और उनको सुना होगा. ठीक है, सो 2 लेक्चर्स के बाद आज हम थर्ड लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे. अगर मैं बात करूं, हमने पहले 2 लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ा था. ठीक है, दैट मीन्स एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब हमें पढ़ना है कि उन पार्टिकल्स की प्लेसमेंट क्या है. तो आज हम बेटा 2 मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं विच आर एटॉमिक मॉडल्स. ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. उससे पहले अगर बेटा मैं डिस्कस करूं, सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया था दैट वाज जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. जे थॉमसन, अगर आपको याद हो, जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी 1897 में, और 1898 में ही केम अप विद एटॉमिक मॉडल जिसमें उसने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ आइडिया दिया. सो व्हाट वाज दैट आइडिया? अच्छा, आप सब तरबूज खाते होगे, वैसे भी गर्मियों का सीजन है. ठीक है, तो सबने देखा होगा तरबूज के अंदर पिंक कलर का पार्ट होता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. या देखा होगा सबने प्लम पुडिंग, शायद कईयों ने नहीं भी खाई होगी प्लम पुडिंग. पुडिंग के अंदर रेजन्स होते हैं, किशमिश के दाने होते हैं, वो भी उसके अंदर ट्रैप्ड होते हैं बहुत अनइवनली. तो उसने यहाँ से आइडिया लिया कि मे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर योर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे, एम्बेड रहेंगे इन positive charged particles. So J.J. Thomson got an idea that maybe structure of atom के अंदर आपके पास negative charges are trapped in positive charge. So in color ले लेते हैं white. In 1898 what he proposed that atom is a spherical body consisting of unevenly distributed negative charge particles जिनको बैलेंस करने के लिए कौन आया, पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, उसका मॉडल सेम एज दैट ऑफ कैसे था, जैसे वाटरमेलन होता है, जैसे प्लम पुडिंग होती है. वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स ट्रैप्ड होते हैं पिंक कलर के पार्ट के अंदर, प्लम पुडिंग के अंदर रेजिन्स होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अगला फीचर उसके मॉडल का ये था कि अगर कुछ ऐसा दिखने वाला हमारा एटम होता है तो दैट मीन्स उसका मास और उसका पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो मास ऑफ एटम एंड चार्ज is evenly distributed throughout. ठीक है, अब जरूरी तो है नहीं अगर उसकी एक डिस्कवरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी हर डिस्कवरीज ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी. ठीक है, अब जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, he could not explain some of the results of experiment that was done by Rutherford. Rutherford ने एक अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया जिसके अकॉर्डिंगली ये सारे पोस्टुलेट्स क्या प्रूफ हो रहे थे, रॉन्ग प्रूफ हो रहे थे. सो ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक यही था कि J.J. Thomson could not explain the results of Rutherford's alpha ray scattering experiment. ठीक है, it could not explain Rutherford's alpha ray scattering
एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फिर देख लेते हैं ऐसा क्या था रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने जो जे थॉमसन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सेटअप था उसके अंदर हमारे पास था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। हमने एक ऐसा सोर्स लिया था जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। उस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को हम स्ट्राइक करवा रहे थे थिन गोल्ड फॉइल के अंदर, एक ऐसी फॉइल जो गोल्ड के एटम से बनी थी, ठीक है। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स इन गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, अब एटम है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस उस बीम के ऊपर, उस स्ट्रीम के ऊपर जरूर पड़ेगा। उसी को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगाई थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग, कि जैसे ही आपके अल्फा रेज थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी, वो इधर उधर जिस डायरेक्शन में जाएंगी उनको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई गई, ठीक है। जैसे ही कोई पार्टिकल जिंक सल्फाइड की लेयर पे स्ट्राइक होता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी को देखने के लिए हमने क्या लगाया, जिंक सल्फाइड। क्या यूज की हमने इसमें, अल्फा रेज। अगर आपको याद हो अल्फा रेज क्या होती हैं, चैडविक ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अल्फा रेज आर डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस, हीलियम के आयंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज, उन रेज से बनके बनती है अल्फा रेज। तो बात कर लेते हैं क्या ऑब्जर्व किया गया उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ पर आपके क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। सामने क्या है, गोल्ड के एटम्स। जैसे ही अल्फा रेज जो है इस गोल्ड के एटम्स में से पास हुई, ये ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्या, अनडिफ्लेक्टेडली अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास हो गए, यानी कि उनको रास्ते में कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं बात करूं जे थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम की, उसने क्या बोला था, मास और चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। तो अल्फा रेज जो इतनी हाईली एनर्जेटिक है, वो पास तो हो जाती बट वो क्या होती, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती या कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाती, अगर हम ये मानते कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही है। बट अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के अंदर सारी रेस बिना रुकावट के, बिना परेशानी के सीधी जाके जिंक सल्फाइड की लेयर पे स्ट्राइक हो गई। इसका क्या मतलब था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मतलब मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पहली ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन क्या था, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द alpha ray particle passed undeflected। यानी कि इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पर ये देखा गया कि कुछ थोड़ी बहुत जो अल्फा रेज थी वो बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो क्या हो गई, बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। अब इसका क्या रीजन था, अगर बात करें अल्फा रेज आर मेड अप ऑफ डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, यानी कि अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि सामने उसको क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्मॉल सम अमाउंट ऑफ रेज वर डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट व्हाई सम, क्योंकि बहुत थोड़ी जगह पर ही पॉजिटिव चार्ज क्या था, कंसंट्रेटेड था। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारे यहाँ पे कि few of the particles were
deflected at very small angles. एंड इसका कंक्लूजन क्या रहेगा कि बहुत स्मॉल रीजन जो है एटम के अंदर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज. स्मॉल रीजन of atom is occupied by positive charge. थर्ड एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ रेज बिल्कुल ही रीबाउंड हो गई. रीबाउंड का मतलब सीधी जाती जाती वापस से उल्टी आ गई. दैट मीन्स वो 1 डिग्री एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हुई कि उनको आगे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिला. अब अगेन वो किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा. दैट मीन्स एटम के अंदर कहीं एक जगह पर पॉजिटिवली चार्ज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस. सो लास्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज वेरी फ्यू कितने फ्यू. फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 पार्टिकल्स लेते हो, उसके अंदर से एक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल 1 out of 20,000, very few particles rebounded at angle nearly 180 degree. किसकी वजह से हुआ, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ. ड्यू टू presence of positively charged nucleus. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे बेटा रदरफोर्ड की, जिसने हमें आइडिया दिया कि एटम के अंदर की कहानी क्या है, जो कि जे थॉमसन की कहानी से तो बिल्कुल उल्टी थी. अगर जे थॉमसन की कहानी को एक्सेप्ट किया जाता तो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो अल्फा रेस थी वो सभी की सभी पास ऑन हो जाती है एक एटम के अंदर से, क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट कुछ रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती. बट ऑब्जर्वेशंस तो कुछ और ही कह रही थी. ठीक है, सो यहाँ से रदरफोर्ड ने अपनी कहानी बताई, अपना बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरीके का दिख सकता है. सो now let's have look on features of nuclear model of Rutherford's atom. So क्या थे इसके फीचर्स, सबसे पहले हमें बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर. ठीक है, एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है या मास है, इट इज सेंटरली लोकेटेड इनसाइड द एटम. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज and mass of atom is centrally located inside the atom. और ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज रीजन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल. जहां से कुछ एस्टिमेशंस आए कि अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इट कम्स अराउंड 10⁻⁻15 मीटर्स. और अगर हम रेडियस ऑफ एटम की बात करें इट कम्स अराउंड 10⁻10 मीटर्स. अगर मैं इन दोनों रेडियसेस को कंपेयर करूं, अच्छा टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल देखी होगी, इतने साइज की होती होगी, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली तो मुझे आइडिया नहीं है, इतने साइज की होती होगी. ठीक है, अगर मैं बात करूं ये टेनिस बॉल जो है या क्रिकेट बॉल जो है ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसके 5 किलोमीटर के रेडियस पर आपकी क्या है, एटम की बाउंड्री है. तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है और एटम कितना बड़ा है, कि एटम का रेडियस कितना है, 5 किलोमीटर्स. ठीक है, सो ये कंपैरिजन था न्यूक्लियस और आपके एटम का, एटम की बाउंड्री का. अगर मैं बात करूं इसके अलावा और क्या इसके अंदर फीचर्स थे,
न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? एक तो हमने पढ़ लिए थे प्रोटॉन्स, इसके अलावा न्यूट्रॉन्स। तो पॉजिटिवली चार्ज इज ऑब्वियसली ड्यू टू प्रोटॉन्स, दैट मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, these are present in between the nucleus and collectively known as nucleons. So protons and neutrons are collectively known as nucleons. इसके अलावा बेटा आपके पास आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब अदर देन न्यूक्लियस क्या है? तो अदर देन न्यूक्लियस हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास बहुत बहुत कम होता है एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो उनकी प्लेसमेंट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या थी? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं, उसने किस बारे में बात की? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, which consists of electrons revolving around nucleus. लास्ट फीचर क्या था? जैसे जे थॉम्सन के मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया था, वैसे ही रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को प्लैनेटरी मॉडल भी बोला गया क्योंकि उसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया था। सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? सन होता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस हमारा सन है और उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारे प्लैनेट्स है। सो लास्ट फीचर क्या था कि इट इज लाइक सोलर सिस्टम in which electrons are like planets revolving around nucleus like sun. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया जिससे हम एस्टिमेट कर सकते थे कि एक एटम के न्यूक्लियस का रेडियस क्या हो सकता है। सो न्यूक्लियर रेडियस के लिए आपके पास फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू R नॉट। दिस R नॉट इज कांस्टेंट इनटू A. A is mass number of atom raised to the power 1/3. So R is radius of nucleus, small r, radius of nucleus. R naught is constant और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.4 into 10 raised to power -15 meters and A is मास। तो ये था बेटा आपका न्यूक्लियर रेडियस जो हमें किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। यहाँ से हम किसी भी एटम के लिए न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने फीचर्स पढ़ लिए रदरफोर्ड मॉडल के, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला? एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच इज कंसंट्रेटेड इन बिटवीन द एटम। एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होती है वो क्या होती है? खाली होती है। उसके सेंटर में ही उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके सेंटर में ही उसका मास होता है। अगर मैं इनके रेडियसेस को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियस अगर एक क्रिकेट बॉल के बराबर है तो एटम का रेडियस कितना होगा? 5 किलोमीटर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स इट इज दैट स्मॉल, न्यूक्लियस इज दैट स्मॉल। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूक्लियॉन्स की, न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के अलावा और क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस।
इस मॉडल को किस मॉडल से कंपेयर किया गया? सोलर सिस्टम मॉडल से। और इसको मॉडल को क्या बोला गया? प्लैनेटरी मॉडल। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा। अब बेटा जी हर मॉडल की जरूरी नहीं है सारी बातें ही सही हो, या क्या पता उसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता हो, तो इसी के साथ पढ़ लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या पढ़ रहे हैं हम? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो मैक्सवेल जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, उसका ये मानना था कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एक्सेलरेट करता है, तो थ्रू आउट द टाइम वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, क्या बोला उसने कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, दैट मींस इट्स एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर मैं बात करूं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, जैसा हमें रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन तो कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो थोड़े टाइम बाद एनर्जी कम होते होते वो स्पाइरली घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। बट इस हिसाब से तो एटम को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उसका तो लाइफ ऑफ स्पैन जो है वो बहुत कम होना चाहिए, बट दिस इज नॉट सो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, any charged particle accelerating must radiate energy, hence electron must revolve spirally and collapse in nucleus in 10 raised to power minus 8 seconds। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बात की कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो थोड़े टाइम में उसको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को स्पाइरली रिवॉल्व करते करते कोलैप्स हो जाना चाहिए, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा तो नहीं था। अच्छा चलो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था, बट अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं है। सो ये बन गया हमारा दूसरा ड्रॉबैक। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, it must be attracted towards nucleus, बट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड ने हमें उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तो बता दी, बट उसने हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। उसने हमें ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में उसने हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो यही था रदरफोर्ड मॉडल का थर्ड ड्रॉबैक, कि इट डिड नॉट explain electronic structure and energies of electron in an atom। तो यही थे इसके
3 ड्रॉबैक्स जिसके वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। पहला क्या था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो स्पाइरली घूमते घूमते उसको 10⁻⁻8 सेकेंड्स में क्या कर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। दूसरा क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहिए इफ इट इज स्टेशनरी। एंड थर्ड क्या था, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। सो दैट वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आने वाले लेक्चर की सीरीज में हम दूसरे मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन्होंने इन फेलियर्स को ओवरकम करते हुए हमें कुछ नए पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स बताए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।